अस्सलाम वालेकुम। डायरेक्ट लाइन के साथ मैं हूं जवेरिया जैद। नाज़रीन, पाकिस्तान एक बार फिर सिफारती महाज पर मुतहर्रिक है और इस बार मंजरनामा नहायत हसास होने के साथ साथ उम्मीद अफजा भी है। दुनिया की नज़रें इस वक्त इस खत्ते पर जमी हैं जहां बरसों से कशीदगी, बद-एतमादी और ताकत के मुजाहरे होते आए हैं, मगर अब ऐसा लग रहा है कि हालात नई करवट लेने के बहुत करीब हैं। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान एक सफ़े पर मुश्तमिल मुआहिदा तकरीबन तय पाने के करीब है। बज़ाहिर ये मुख्तसर दस्तावेज़ है, मगर इसके असरात निहायत गहरे हो सकते हैं। कभी तल्ख बयानात और धमकियों से गूंजने वाले ये दो मुमालिक एक मरतबा फिर बातचीत की मेज़ पर करीब आते दिखाई दे रहे हैं। सवाल यहाँ पे ये नहीं है कि मुआहिदा कितना तवील है, सवाल ये है कि नीयत कितनी मजबूत है। पाकिस्तान ने इस मौके पे निहायत जिम्मेदाराना और मुस्बत किरदार अदा किया है। इस्लामाबाद की जानिब से ये उम्मीद जाहिर की गई है कि ईरान और अमरीका के दरमियान जारी बातचीत जल्द एक देरपा अमन में ढल जाएगी। ये सिर्फ एक सिफारती बयान नहीं बल्कि एक विजन है, एक ऐसा विजन जिसमें खित्ता जंग की आग से निकल कर इस्तेहकाम और तरक्की की राह पर गामजन होगा। इसी तनाजुर में सऊदी अरब का रद्द-ए-अमल भी खासा अहमियत इख्तियार कर गया है। रियाद ने खत्ते में बढ़ती हुई फौजी कशीदगी पर तशवीश का इजहार करते हुए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की भरपूर हिमायत की है। ये हिमायत इस बात का सबूत है कि इलाकाई ताकतें अब तसादुम के बजाय ताउन की अहमियत को समझने लगी हैं। ये तमाम पेशरफ्त मिलकर एक नया बयानिया तश्कील दे रही है, एक ऐसा बयानिया जिसमें तोपों की घन गरज की बजाय मुज़ाकरात की सरगोशियाँ बिल आखिर सुनाई देती नजर आ रही हैं। मगर सवाल यह है कि क्या ये सरगोशियाँ एक मजबूत आवाज़ में बदल सकेंगी और क्या माजी के जख्मों पर मरहम रखा जा सकेगा या नहीं? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए और सिचुएशन को समझने के पैनल मेरे साथ मौजूद है। पैनल का तारुफ आपसे करा देती हूँ। एक्स एम्बेसडर गुलाम रसूल बलोच साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सीनियर एनालिस्ट पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इसके साथ साथ सीनियर तज्जियाकार एवीएम रिटायर्ड साजिद हबीब साहब भी आज के डिस्कशन का हिस्सा होंगे। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। पीजे मीर साहब, आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। सर, अमरीकी हुकाम और वाइट हाउस ये दावा कर रहे हैं कि एक सफ़े की मफाहमती याददाश्त तैयार कर ली गई है और ये दोनों जो फरीकैन हैं, ईरान और अमरीका, मुआहिदे के इतने करीब हैं जितने जंग शुरू होने से अब तक नहीं हुए। सवाल ये है सर कि क्या कोई फ्रेमवर्क तय होने जा रहा है और पाकिस्तान की कोशिशें क्या वाकई रंग लाने लगी हैं? जवेरिया, 47 साल की जो मिसट्रस्ट है और जो सस्पिशन है वो एक हफ्ते में या एक महीने में या 2-3 महीने में नहीं जाएगी। सही। अमेरिका ने एक अनजस्टिफाइड वॉर की है। इट वाज नॉट नेसेसरी। सारी दुनिया उस पर बात कर रही है और नेचुरली ये जो ट्रम्प ने एक ब्लंडर जो मारा है और जो किया है ये उसको भुगत रहा है। ठीक है, पाकिस्तान एक फैसिलिटेटर बना है, बड़ा अच्छा उसने रोल प्ले किया एज ए नेबर एंड ऑफ कोर्स एज ए रीजनल पार्टनर। तो उस लिहाज से पाकिस्तान ने तो अपना पूरा काम कर दिया। लेकिन मैं समझता हूं कि अब सेकंड राउंड में जब ये ट्रम्प एक फ्लिम्जी एक्सक्यूज देता है कि इतना लंबा सफर है, 21 घंटे का सफर है और मीटिंग भी पहले 21 घंटे की हुई है, उसका रिजल्ट नहीं निकला है, which means कि he is not serious। अमेरिकन जो है अंदर से सीरियस नहीं है, ऊपर से आप देखो आज भी टॉन्टिंग कर रहे हैं, ये टॉन्ट्स मार रहे हैं इनके ऊपर, ईरानियंस के ऊपर। हमने डेसिमेट कर दिया 179 एयरक्राफ्ट, इनके जो इनके जहाज है उनको डुबो दिया, ये कर दिया। I mean, अगर आप पीस के रास्ते पे जा रहे हैं तो आप अगले को जलील और इतना गिराते नहीं है कि जिस तरह ये ट्रम्प कर रहा है इन पर्टिकुलर। सो मैं समझता हूँ कि ये नॉन सीरियस का प्लेयर है। ईरान बिल्कुल चाहता है, क्योंकि ईरान को इस वक्त एक चाहिए एक इकोनॉमिक अम्ब्रेला। ईरान के पास वो इकोनॉमिक अम्ब्रेला नहीं है कि जिसके अंदर वो अपने आप को रिवाइव कर सके। लोग उसके भूखे मर रहे हैं, उनकी करेंसी का आप हाल देख लें क्या हो रहा है, उन पे एम्बार्गोज लगे हुए हैं, ब्लॉकेड्स उन पे है और जो उनकी सोल सोर्स ऑफ अर्निंग है वो ब्लॉकेड्स पे उन्होंने बंद की हुई है। अब वो कितना उनको स्क्वीज करेंगे, क्या करेंगे, लेट्स वेट एंड सी। बट मैं समझता हूँ कि ईरान को भी थोड़ी लचक दिखानी चाहिए, क्योंकि आगे बढ़ना है। वो कहते हैं ना, वो आप कभी इतना ईगोज ना बढ़ा लें, यू हैव टू रीग्रुप योरसेल्फ and recarve yourself to come back and fight another day. अगर आप आज ही बैठ जाएंगे तो I don't think anything will happen. I'm sure ईरान पूरी अपनी तैयारियां कर रहा है, वो रेडी है फॉर वॉर। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि शायद ट्रम्प को या उनके एडमिनिस्ट्रेशन को पता होना चाहिए या नहीं पता होना चाहिए। मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूँ। जनरल मुशर्रफ ने एक दफा मुझे बताया कि जब वो ली कुआन यू को छोड़ने गए तो कहते मैं
जाता नहीं था ऊपर वो रैंप के, तो मैं ऊपर चला गया। तो मैंने कहा कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, डू यू हैव एनी मैसेज फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान? तो उन्होंने कहा 5-10 मिनट बिल्कुल सेकंड चुप रहे। तो मैं जरा आई गॉट हेजिटेंट के शायद मैंने को गलत तो नहीं कह दिया। तो ही लुक्ड अप एंड ही सेड, मिस्टर प्रेसिडेंट, व्हाट मैसेज कैन आई गिव टू द पीपल हु वांट टू लिव इन द हेयर आफ्टर? ये बहुत बड़ी चीज है। ईरान के अंदर भी वही चीज है। एट द एंड ऑफ द डे दे आर प्रिपेयर्ड टू डाई, बट at what expense? So yes, I think we need to be reviewing the situation because आपका जो third world war है, economic world war that has started, ये आप छोड़ दे मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट को, जो थर्ड वर्ल्ड वॉर आपकी इकोनॉमिकली है, दैट हैज बीन स्टार्टेड। इसको कौन डिफ्यूज करेगा? लेट्स वेट एंड सी। बिल्कुल सही है। साजिद हबीब साहब, सबसे पहले आपसे भी मैं यही जानना चाहूँगी कि क्या हम किसी फ्रेमवर्क के बिल्कुल करीब हैं? कोई फ्रेमवर्क तय होने जा रहा है? क्योंकि अमेरिकी मीडिया ये दावा कर रहा है। और साथ ही सर सवाल ये भी है कि जिस तरह से हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सर प्रोजेक्ट फ्रीडम को सस्पेंड किया गया है आर्जी तौर पर, क्या मैसेज दिया गया है इससे? अस्सलामुअलैकुम, बहुत शुक्रिया। मैं इस मौजूद के ऊपर अभी एम्बेसडर साहब ने जो फरमाया, मैं उससे काफ़ी हद तक मैं उससे एग्री करता हूँ कि देखिए मजबूरी दोनों की है। सुपर पावर की ट्रंप की अपनी मजबूरी है कि वो एक विन विन विक्टर के तौर पे जाना चाहता है, स्पेशली जब उसने नेक्स्ट वेडनेसडे को चीन जाना है। लेकिन ईरान को बिल्कुल बड़ा साइड मशवरा है एम्बेसडर साहब का कि उसको सोचना चाहिए कि उसकी इकोनॉमिक हालत क्या है, लाखों बेरोजगार हो गए हैं, और एंड ऑफ द डे ये जो प्रेशर इखलाकी तौर पे ट्रंप के अगेंस्ट था और ईरान की फेवर में था, ये लोग तंग आके ये बैलेंस टिल्ट हो के ये फिर ईरान के अगेंस्ट आ जाएगा। अब देखें ना, अभी जनूबी कोरिया ने कहा है कि वो उसको रेडी टू इसमें जंग में शामिल होने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि वो जो चिप्स या चीज़ें बनती हैं ये ताइवान और इसमें जनूबी कोरिया नंबर 1 प्रोडक्शन दुनिया में इन दोनों के पास है। आई थिंक मे बी 90% और सो जो हर चीज़ में इस्तेमाल हो रहे हैं। उसके लिए जो हीलियम चाहिए होती है वो यहाँ से आती है, 98-99% हीलियम यहाँ से आती है। तो ये चीज़ें बैलेंस डिस्टर्ब होता जाएगा। जैसे बेटर साहब ने कहा कि वो हेयर आफ्टर वाली बात और मरने को तैयार हैं, भाई सुलह हुदैबिया की एग्जांपल भी है हमारे साथ, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि उसको भी सोचना चाहिए क्या ये वाकई कोई लड़ने की बात है या कोई ऐसी बातें रिजॉल्व नहीं हो सकती कि मैं 10 साल के लिए तो मॉरिटोरियम या मैं इसके ऊपर तैयारी हूँ न्यूक्लियर के 20 साल के लिए नहीं। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक? आप को अभी जरूरत है, और ये इंडिकेशंस हैं दोनों साइड से कि ईरान का भी कहीं बीच में पॉजिटिव रिस्पांस नजर आता है, अनलेस कोई हार्ड लाइनर जो है IRGC के उसको स्पॉइलर के तौर पे वो खराब ना कर दें। और ट्रंप को डेफिनेटली उसको हॉर्मुज़ में जाना उसके लिए इतना आसान नहीं है। ईरान ने अगर उसने 155 उसकी कश्तियां जहाज डुबो दिए थे तो फिर अभी क्यों परेशानी है कि 4-6 कश्तियां फिर निकल आती हैं। तो आई थिंक दोनों तरफ ये अंडरस्टैंडिंग है, सिर्फ ईगो का और प्रेस्टीज का मसला बना हुआ है। तो इससे निकल के सोचेंगे तो आई थिंक ये सोल्यूशन बड़ी जल्दी इंशाल्लाह कर्टसी पाकिस्तान ये हो जाएगा, उम्मीद है। बिल्कुल सही। सर, जिस तरह से आप बात करें कि ईरान को भी लचक का मुजाहरा करना चाहिए, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ऑप्शंस क्या हैं? मुमकिन तौर पर ईरान कहाँ लचक का मुजाहरा कर सकता है और अमेरिका के पास क्या ऑप्शंस हैं? लेकिन उससे पहले हमारे साथ गुलाम रसूल बलोच साहब भी मौजूद हैं। बलोच साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया बलोच साहब आपके वक्त का। बलोच साहब, सबसे पहले तो आपसे भी आपकी राय इसी पर जानना चाहूँगी कि अमेरिकी मीडिया ये दावा कर रहा है कि मुआहिदा बिल्कुल होने के करीब है और हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। क्या आप ऐसा समझते हैं कि कोई फ्रेमवर्क तय होने वाला है और पाकिस्तान की जो बैकडोर डिप्लोमेसी थी उसको आप कितना क्रेडिट देते हैं इसका? शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान का एक तारीखी जो किरदार है एज ए मीडिएटर, वो बड़ा मुसद्दिक़ा है। वो तमाम साइट्स ने उसको एक्नॉलेज किया है और आपकी क्रेडिबिलिटी एज ए मीडिएटर इज नॉट ओनली विद द पार्टीज। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये जो एंक्शियस दुनिया है इस वक्त, जो एंक्शियस मार्केट्स हैं इस वक्त, जो कमी का जिक्र किया जा रहा था बहुत सारी सप्लाई चेन के टूटने से, उन तमाम की आंखें इस्लामाबाद में लगी। और मेरा ये ईमान है कि इंशाअल्लाह इस दुनिया को, इस खित्ते को और ईरानी कौम को और इंशाअल्लाह आगे चल के फ़लस्तीन और कश्मीर के लोगों के लिए अमन का जो अगर सुबह तुलू होगी तो वो इंशाअल्लाह इस्लामाबाद से होगी। अब ये मेरी लफाजी समझ लें, ये मेरी तमन्ना समझ लें, मेरी दुआ समझ लें। अब इसको मैं सब्सटेंशिएट करता हूँ फैक्ट के साथ। नंबर 1, स्ट्रेटेजिकली दोनों ही थक चुके हैं जंग से।
पहली बात, अमेरिका अपनी गलती मान चुका है कि ये गलत जंग उससे कराई गई, जो कि नेतन्याहू का एक प्रोग्राम था, उसका प्रोजेक्ट था और बड़ा मिसगाइडेड था। मिसकैलकुलेशन उनसे बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन हुई है, गलती फाश गलती हुई है, तो ये दुरुस्त होगा लफ्ज उर्दू का। सही। और फिर ईरान का जहां तक ताल्लुक है, उनके पास भी अब वो चाहे डिटर्मिनेशन है, शहादत का जज्बा है, लेकिन जंग के लिए आपको जंग का सामान चाहिए होता है। तो अभी जो कुछ आप डिले देख रहे हैं या बातचीत देख रहे हैं, उसमें बड़ी कैलकुलेटेड है दोनों तरफ से, कि दोनों ही झुकना भी नहीं चाहते, कंप्रोमाइज करना भी चाहते हैं, लेकिन कंप्रोमाइज करते हुए नजर नहीं आना चाहते। दोनों की अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। जो अमेरिका का तो खासकर चूंकि वहाँ इलेक्शंस होने वाले हैं, और साथ ही उसके जो मेगा सपोर्टर्स हैं वो नाराज हैं, नाला है, और पूरी दुनिया का जो पब्लिक ओपिनियन है वो बड़ा वाज़ेह हो गया कि ये नाइंसाफ़ी की जंग थी, गैर कानूनी जंग थी, गैर ज़रूरी जंग थी, जो अमेरिका ने अपने लोगों पर, ईरान पर और इस खित्ते में जो है वो मुसल्लत की है। इस तरह से ईरान के लोग भी अब समझते हैं कि इससे जान छुड़ाई जाए। अब एक नया चैप्टर उनकी फॉरेन पॉलिसी में और डोमेस्टिक पॉलिसी में आना चाहिए। अब वो पाबंदियों की मुतहम्मिल नहीं हो सकते एज अ सिस्टम। वो बड़े पढ़े लिखे, बड़े समझदार लोग हैं, हमें अंदाजा भी नहीं कि कितनी कैपेसिटी उनके अंदर है, लेकिन गलतियां अपनी समझ लें, दुनिया के हालात समझ लें, दुनिया की जो है, जो कि एक चैलेंज है, ये बात तो बड़ी वाज़ेह है। इस वक्त अगर इजरायली हेजेमनी का कोई चैलेंजर है तो वो ईरान है। ईरान के बहादुर लोग हैं और उनकी लीडरशिप है। तो मेरा ख्याल है कि इंशाअल्लाह उम्मीद बहुत ज़्यादा है, इंडिकेशंस बहुत पॉजिटिव है, और बहुत ही जल्दी इंशाअल्लाह टू द सरप्राइज ऑफ द वर्ल्ड एंड टू ऑल ऑफ आवर सरप्राइज। ठीक है, आप काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक नज़र आ रहे हैं मीर साहब। अगर हम मुमकिन तौर पर दोनों जानिब रेड लाइंस की बात कर लें, अमेरिका की भी और ईरान की भी। अमेरिका ये कह रहा है कि मुआहदे से पहले ईरान के जौहरी प्रोग्राम को एजेंडे में सरे फहरिस्त रखा जाए, और ईरान ये कह रहा है कि सबसे पहले उनके समंदरी रास्तों पर जो पाबंदियाँ आयद हैं, नाकाबंदी है, उसको ख़त्म किया जाए। क्या दोनों साइड्स क्लियर हैं अपनी अपनी रेड लाइंस को लेकर? देखिए जी, ईरान तो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन दूसरी साइड पे आप देखें, अमेरिका भी बड़ा क्लियर है एज फार एज एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम इज कंसर्न्ड। सही, वो उस पर अड़ा हुआ है, और नेचुरली वो एक चाहेगा कि ईरान डिक्लेयर करे कि वो एनरिचमेंट नहीं करेगा। लेकिन देखिए ना, या तो अमेरिकी बिल्कुल ही डफर हो गए हैं। 1968 में ईरान ने एनपीटी साइन किया है। देखिए ना, जब उसने एनपीटी 1968 में साइन कर दिया है, तो व्हाई डोंट यू गो ऑन दैट? ये तो रेसेंड आपने किया है, ईरान ने तो नहीं किया। ये जो आपने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की हम बात करते हैं, ये तो अमेरिका ने एनफोर्स किया है, वरना ये खुला था रास्ता। किसने कहा था कभी बंद करो? ये तो अगर अमेरिका ये जाराना अब ये हमले ना करता और इस तरह की हरकतें ना करता, आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन आपने एक पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है, और उस पेंडोरा बॉक्स को ईरान इस वक्त फुली एक्सप्लॉइट करेगा, वो इसको कंप्लीटली एक्सप्लॉइट करेगा। देखो ना, जब वो कहते हैं कि हमने आपके बड़े शिप्स उड़ा दिए, उन्होंने एक आप कह लो कि एक गुरिल्ला वॉरफेयर थ्रू गन बोट्स शुरू कर दिए। उन्होंने छोटी जो फास्ट बोट्स हैं उसके थ्रू उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया। अब उनके लिए ये मुश्किल है। बड़े शिप्स आप टारगेट कर सकते हैं, छोटे कहाँ करेंगे? एंड डोंट फॉरगेट उनका जो आर्मामेंट ये यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये जो डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करते हैं, दैट कॉस्ट बिटवीन $50,000 to $50,000 ईच, जिसको आप करते हैं। एंड इट इज नॉट अ चीप वॉर, इट इज एन एक्सपेंसिव वॉर। सो आई थिंक अमेरिका को भी अकल आ गई है, लेकिन ये एक पाकिस्तान को मेरी नजर में ये इस्तेमाल कर रहा है। माई फेवरेट फील्ड मार्शल, माई बेस्ट प्राइम मिनिस्टर, माई फेवरेट, ये सारे ये कहते हैं ना, दिस इज ऑल टॉक। रियल टाइम जब होता है ना, अमेरिकन्स डोंट हैव एनी फ्रेंड्स एंड नीदर डू वी। तो ये हमें भी बड़ा केयरफुल होना चाहिए, बिकॉज दे आर ऑलवेज केयरफुल। इन्होंने पूरी दुनिया को इस्तेमाल किया है, और जिस रेटोरिक से ही निकले हैं कि पहले आपने वेनेजुएला, फिर ग्रीनलैंड, फिर उसके बाद क्यूबा, एंड देन उसी हाई के ऊपर आपने ईरान पे अटैक कर दिया, लेकिन ईरान पे आपको एक रेजिस्टेंस मिली। तो जो वो एक मिथ, अमेरिकन मिथ,
वो मिथ जो है वो डैमेज हुई है। अमेरिका विल ऑलवेज रिमेन अ सुपर पावर, नो क्वेश्चंस अबाउट इट, बट वो मिथ जो है अमेरिकन मिथ, अब आप देखोगे कि इस तरह के मिस एडवेंचर्स ये नहीं करेंगे। बट इस वक्त मैं बार बार कहता हूं कि द अमेरिकन्स एंड द इरानियंस दे हैव टू कम टू अ टेबल। अभी साजिद साहब ने बड़ी अच्छी बात की, आपका कोई भी कॉन्फ्लिक्ट दुनिया के अंदर हिस्टोरिकली चले जाए, अपार्ट फ्रॉम पीस टॉक्स, अपार्ट फ्रॉम नेगोशिएशन, कहीं नहीं खत्म होती। जंग से जंग नहीं खत्म होती है, हमेशा बातचीत से खत्म होती है। तो आई थिंक इट इज टाइम कि ये करें, क्योंकि एक लचक हमने देखी है कि जब उन्होंने अटैक किया है यूएई के उनके जो मिसाइल, उनके जो बेसिस के ऊपर, तो हेक्सेट ने क्या कहा है, द पीस इज स्टिल देयर। सो वो इतना ओवर एक्सुबरेंट नहीं हुआ। So they do understand the implications because Iran is not अटैक की अगर आपने बात कर ही लिया तो यकीनन मैं आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगी, क्योंकि ईरान तो डिनाई कर रहा है कि उनकी तरफ से ये नहीं हुआ और मिक्स जो हैं वो खबरें चल रही हैं, इस पर हम बात करेंगे। सजाद साहब, रेड लाइंस के हवाले से मैं आपकी राय भी जानना चाहूँगी। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो जौहरी प्रोग्राम को लेकर बड़े बाज़िद हैं ईरान के, और ईरान कह रहा है कि सबसे पहले जो पाबंदियां हैं, नाकाबंदियां हैं अपनाए हुर्मुज़ पर, उसको ख़त्म किया जाए। सर, डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि ईरान ने जौहरी हथियार अगर हासिल कर लिए तो ना तो इसराइल और ना ही मशरिक़ वुस्ता बचेगा। डोनाल्ड ट्रंप को क्या ख़तरात हैं और ईरान किस तरह से एश्योरिटी दिला सकता है उनको? साजिद साहब, सॉरी, ईरान को वो कह रहा है, वो मुल्क कह रहा है कि ईरान ने तो एनपीटी साइन किया था और अमेरिका जिसने 2 एटम बम गिराए हुए हैं, और इजराइल और ईरान और अमेरिका इन्होंने तो एनपीटी भी साइन नहीं किया। वो ये चाहते हैं कि ईरान जो है वो अपना सब कुछ ख़त्म कर दे। देखिए, रेड लाइंस अपनी बनाई होती हैं जी। तो जब आपने कहीं ना कहीं किसी एग्रीमेंट पे पहुंचना है, जब ईरान की इंटरनली बहुत बुरी हालत है, जैसे सप्लाई चेन की बात हमने बहुत पहले की थी कि सप्लाई चेन के बगैर आप सस्टेन नहीं कर सकते, कितना भी आपके पास असला हो। जब आपकी सप्लाई चेन चोक हो जाती हैं तो आपको कहीं ना कहीं वो आपके सारे स्टॉक पाइल जो हैं वो आपके एग्जॉस्ट हो जाते हैं। जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, उसके ट्रम्प का ये कितनी दफ़ा उसने कहा कि वी हैव लॉट ऑफ पेट्रोल, द कंट्री शुड कम टू अस। अब सबसे पहले दुनिया में जहां पे कोई एयरलाइन बैंकरप्ट हुई है, बंद हुई है, वो अमेरिका के अंदर हुई है, स्पिरिट एयरलाइन। ये 8वीं बड़ी एयरलाइन थी अमेरिका की। इसके साथ विज एयर और एयर बाल्टिक, ये दोनों जो है अगले कुछ महीने के अंदर बैंकरप्ट होने वाली हैं। आप एविएशन फ्यूल का देखिए कि अमेरिका में $74 अ बैरल से इट हैज गॉन अप टू $152 अ बैरल। भले उनके पास अपना एविएशन फ्यूल है, लेकिन इम्पैक्ट हर एक के ऊपर होता है, तो कंपल्शन उनकी भी हैं जी। और इसके साथ जैसे हमने पहले बात की, फर्टिलाइजर अमेरिका में 40 to 50% नाइट्रेट स्पेशली जो ऊपर चली गई है, जो उनके फार्मर्स को बड़ी इशू हुआ है। और जहां तक जो अमेरिका को हिट पड़ी है दूसरी तरफ, उसकी तो CNN ने इतनी बड़ी रिपोर्ट दे दी है। सिर्फ सऊदी अरब के एक बेस के ऊपर इनके 5 बड़े जहाज, जिसमें एवैक्स और KC-135 और ये जहाज शामिल थे तबाह में, इनके थर्ड कम अज कम 2 से 3 जो विच इज मोर देन 2.5 बिलियन का एक आता है वो तबाह हुए। तो तबाही इधर भी हुई है, तबाही इधर भी हुई है, और रेड लाइन अपनी अपनी होती है। अगर मिल के बैठ के बात करना है, किसी एग्रीमेंट पे पहुंचना है, तो आपको रेड लाइन अपनी उसको रीएडजस्ट करनी पड़ेगी। जहाँ तक मैं समझता हूँ, जस्ट 1 पॉइंट वेरिया के जो 3 इश्यूज है। सबसे पहले ईरान जो है 10 से 15 साल के लिए अपने न्यूक्लियर को कैप करने के ऊपर तैयार है, डाइल्यूट कर देंगे जो उनका एनरिच्ड है 3.5 से ऊपर। अमेरिका चाहता है कि 20। मेरे हिसाब से ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं जिसको रिजॉल्व न करे। दूसरा ईरान की है पाबंदियां उठाने का, और तीसरे जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का ब्लॉकेड और उसकी जो पैसेज करने का, बिल्कुल जैसे बहुत से पहले। लेट्स होप इंशाल्लाह पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है ये कामयाब जाएगी। अच्छा बलोच साहब, आप क्या समझते हैं रेड लाइंस के बारे में? अगर दोनों अमेरिकन क्लियर हैं तो फिर ब्रेक थ्रू किस तरह से हो सकता है, किन पॉइंट्स पे हो सकता है? जिस तरह से अभी बात कर रहे थे कि 3 पॉइंट्स बता दिए गए हैं कि अगर 3 पॉइंट्स पे दोनों फरीकैन जो हैं वो अग्री कर जाएं तो मामला बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। अब यहाँ पे बात फेस सेविंग की है, ईगो की बात आती है, या ये चाहते हैं कि अमेरिका के अवाम का सोचे और ईरान जो है वो अपनी माशी हालात को बेहतर करने के लिए और इस जंग को ख़त्म करने के लिए अब मिल बैठ के बात करें और कोई बीच का रास्ता निकाले? सर, आप क्या समझते हैं?
जी बिल्कुल, आई थिंक कन्वर्जेंस का इशू है कि कहाँ पे दोनों की जो एक लिहाज से इंटरेस्ट आके कन्वर्ज करते हैं। व्हाट इज दैट मिनिमम जो कि दूसरे जो फरीक है उसको एक्सेप्टेबल है। और ये निशानदही बिल्कुल दुरुस्त है जो पढ़ा जा रहा है इस वक्त, उसकी इंडिकेशन यही आ रहे हैं कि कोई एक पेज का MOU होगा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो उसके अंदर बेसिकली जो ईरान का मेरे ख्याल में सबसे अहम टॉप पे है वो है कि ऐसी एक गारंटी कि ये दोबारा बार बार लश्कर कुशाई इस पे नहीं होगी। तो मैं समझता हूँ इसमें चाइना का किरदार मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ। और अभी जो वहाँ गए हुए हैं मिस्टर अब्बास अरागची वहाँ पे जी, तो वो इराक जी तो वो वहाँ पे गए हुए हैं और वो जाके उनसे जब बातचीत की है तो उन्होंने एक तो खैर बिल्कुल बता दिया है कि अब इनफ हो गया, क्योंकि चाइना के पास यही था कि तकरीबन 6 मंथ्स का उनके पास था रिजर्व, लेकिन नाउ इट लुक्स लाइक कि वहाँ पे भी डेंट पड़ना शुरू हो गए जो उनके रिजर्व्स हैं। जी। वो इसको और हमें इसका पता है कि 80% 90% ऑफ इरानियन ऑयल एंड प्लस उनका अपना 30 to 40% जो है यहाँ से आता है जो भी सप्लाईज हैं, और वो पूरे का पूरा सिस्टम उस लिहाज से दुनिया का ख़राब हो रहा है। और एक परसेप्शन भी रहा था कि चाइना का अभी तक कोई इतना इफेक्टिव रोल नहीं आया, तो लुक्स लाइक कि अब वो असर्ट किए हैं और तो स्टेटमेंट आई है। तो एक तो ये कि ये मुझे लगता है कि अब अमेरिका ने देख लिया है कि अब दोबारा लश्कर कुशाई नहीं होनी चाहिए, और ईरान को ये एश्योरेंस मिल जाएगा कि कम से कम आने वाले वक्तों में नहीं होगा। नंबर 2 जो डेट कि कितना पीरियड होगा, 15 साल होंगे एनरिचमेंट के ऊपर या 20 साल होंगे एनरिचमेंट के ऊपर पाबंदी होगी, वो मेरे ख्याल आपस में बात करने को तैयार है। और हमेशा मैं ये कहता हूँ कि न्यूक्लियर इशू इज ऑलवेज काइंड ऑफ बहुत कन्वर्जेंस है, इट जस्ट अबाउट द नंबर ऑफ इयर्स दैट दे वांट टू हैव इट। तीसरा जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज इन माय व्यू इज द अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर दोनों की बार्गेन होगी, क्योंकि एक नया लीवरेज जो है वो ईरान के पास आ गया है इन इट्स asymmetrical war जो उसने लड़ी है, जिसमें उसने स्टेट ऑफ हॉर्मोज को एज अ लीवर इस्तेमाल किया फॉर एक्सपेंशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन ऑफ द वॉर, और अब उसी लीवरेज को वो नेगोशिएशंस में भी इस्तेमाल कर रहा है। तो वो किस तरह से किस लेवल पे आएगा, उसके लिए आई थिंक एक फ्रेमवर्क ही बनाना पड़ेगा कि तमाम जो खित्ते के जो कंट्रीज हैं और दुनिया है वो मिल मिला के, और perhaps we have to go to the UN Security Council ताकि ये स्टेट ऑफ हॉर्मोज बार बार इस तरह दोबारा बंद ना हो और वो एक दुनिया इससे इम्पैक्ट। बिल्कुल सही है बलोच साहब, यानी अमेरिका हो या ईरान हो, दोनों ने अपने ताई तमाम हरबे भी इस्तेमाल कर लिए, उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी देख लिए और पूरी दुनिया ने देख लिए। अब सवाल ये है कि हु विल ब्लिंक फर्स्ट, यही चल रहा है, क्या होगा आगे, और इसके साथ साथ चीन और रशिया का किरदार क्या रहेगा। पैनल मेरे साथ ही मौजूद है, लेकिन अभी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो इसको डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। ये जो जंग है ईरान और अमेरिका के दरमियान, इसके आगाज़ से ही रशिया और चाइना के किरदार को बड़ी अहमियत दी जा रही थी, और ये कहा जा रहा था कि देखना बड़ा ज़रूरी है कि इनकी हिमायत किसके हक़ में रहती है। तो अभी चीन ने अमेरिका और इसराइल की ईरान के ख़िलाफ़ जंग को गैर कानूनी करार दिया और जंगबंदी को इंतहाई अहम करार दिया है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जिस तरह से ईरानी तेल के हवाले से अमेरिका को 2 टोक पैगाम दिया है चीन ने, और फिर रूस ने भी कहा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान 2 माह से जारी जंग के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करने के लिए हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। पीजे मीर साहब, आप इस किरदार को किस तरह से देखते हैं, ख़ास तौर पे अगर हम चाइना की बात करें? अब्बास अरागची साहब चाइना में मौजूद हैं और फिर चाइना ने अमेरिका को भी 2 टोक जवाब दिया है, और ये जो सर एक क्वाड बन रहा है सऊदी अरब, चाइना, पाकिस्तान और ईरान, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, जब हम चाइना की बात करते हैं, ये सबसे बड़ा आप कह लो कि बिजनेसमैन है दुनिया के अंदर। सही। जितने भी कंज्यूमर गुड्स हैं वो सब चाइना में बन रहे हैं बिकॉज ऑफ द चीप लेबर देयर, और नेचुरली जब कोई टर्मोइल होगा तो चाइना इकोनॉमिकली इफेक्ट होगा, और यहाँ तो वैसे यहाँ तो तेल से भी इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि अमेरिका ने कहा कि आप ये तेल आप ईरान से नहीं ले सकते, उसने रशिया को भी कह दिया आप नहीं ले सकते। सो ये एक, मैं समझता हूँ ये एक नेक्सस है, जो आपने सवाल किया, ये नेक्सस है, इसको आप सही रास्ते पे कैसे लेके आएंगे? देखो, जब हम अमेरिका कह रहे हैं, अमेरिका की जंग नहीं है। जब अमेरिका ने कह दिया है कि इजराइल हम है और आप हमें, तो खत्म होगी ना बात यहाँ जी।
तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि अमेरिका और इजराइल की डिवोर्स होगी, इनकी सेपरेशन बहुत जरूरी है इन ऑर्डर टू हैव वर्ल्ड पीस। क्योंकि आप जो भी देख लें कि अगर आप इसको एनालाइज कर लें कि लेट्स पुट दिस वे कि अगर हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अगर ईरान के पास न्यूक्लियर पावर है, क्या उसके पास वो डिलीवरी सिस्टम है कि वो डिलीवरी अमेरिका में जाके करे अपने इसकी न्यूक्लियर जो इनका वॉरेंट्स हैं? नहीं है इनके पास। सो बेसिकली तो वो अगर हिट करेगा तो ये जो 7 इनके बेड़े हैं इधर ही हिट करेगा ना जी। तो यहाँ भी आपने देख लो कि एक जो मिडिल ईस्ट है उनकी भी आंखें खुल गई हैं कि ये तो हमारी प्रोटेक्शन नहीं है, ये तो हमारी खुद एक डिस्ट्रक्शन है। सो बेसिकली अब आपने ब्रेक से पहले एक बात की थी, आई नीड टू टॉक ऑन दैट इन द सेंस कि जब ईरान ने कहा है कि हमने नहीं किया तो देन हु इज डूइंग इट? ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट आपने देखा कि कई ऐसे मिसाइल्स गए हैं जो कि ईरान ने डिनाई किए। मेरी नजर के अंदर ये इजराइल जो है ये एक स्पॉइलर है और ये चाहता है कि ये जंग ये रहे। एंड इट इज इजराइल हु इज क्रिएटिंग ऑल दीस प्रॉब्लम्स इन ऑर्डर फॉर दिस वॉर टू कंटिन्यू। बिकॉज याद रखो इसमें की जिसको अफेक्टी है वो इजराइल होगा। बिल्कुल सही। लेट्स से कि अगर कल इसके पास बॉम्ब बन जाता है तो द फर्स्ट टारगेट इज इजराइल। बिल्कुल ऐसे ट्रंप ने खुद कहा है। देखो ना एग्जैक्टली मैंने तो ये 2006 के अंदर जब ये वॉर कवर की है इजराइल के अंदर, इनका न्यूक्लियर रिएक्टर लगा हुआ है एक जगह, उसको कहते हैं हाइफा। सही। और ये स्कड मिसाइल्स उधर से आ रहे थे फ्रॉम लेबनान और 1.5 महीना लगता है टू एम्प्टी दैट न्यूक्लियर साइट। अगर वो अगर वहां कोई लग जाए, हालांकि उससे कोई 600 मीटर दूर स्कड्स आए हैं, थैंक गॉड नहीं हुआ। अगर हो जाता तो मेरा ख्याल है कि इजराइल का वहीं खत्म हो जाना था। बट द थिंग इज कि इजराइल के अंदर मैंने देखा है, मैं बड़ा ऑनेस्ट हूँ कि वहाँ अच्छे लोग हैं, लेकिन वो इस वक्त हॉस्टेज बने हुए हैं टुवर्ड्स ये विद दिस ज़ायनिस्ट्स। ये जो ज़ायनिस्ट्स हैं इन्होंने कंप्लीट कंट्रोल किया हुआ है बिकॉज दे आर द मनी पीपल एंड दे आर द काइंड ऑफ पीपल हु आर रनिंग इजराइल। आप जितने भी देख लो रेफ्यूजीज हैं, 60,000 इंडियन है वहाँ, 60,000 यहूदी इंडियन यहूदी, जो कि एक जगह है जिसका नाम है आगो शरम के बुट से वो ये वहाँ 60,000 इंडिया के उधर बन गए हुए, पाकिस्तान से भी वहाँ लोग गए हुए। बट द क्वेश्चन इज कि ये जो एक हॉस्टेज एक्टिविटी हमने देख लिया है, एंड देन द किलिंग इन गाजा एंड देन द किलिंग सेंसलेस किलिंग इन लेबनान, अब मुझे बताओ ये कौन इसको कौन ठीक करेगा? तो चाइना बिल्कुल सही है। यही ईरान का कंसर्न भी है। साजिद हबीब साहब, आपका पॉइंट जानना चाहूँगी। एक तरफ हमने देखा कि अब्बास अराग़ची साहब चाइना के दौरे पे हैं, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम जो है उसको आर्जी तौर पर सस्पेंड कर दिया। चाइना का क्या रोल आप देखते हैं? और फिर मिड मई में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी चीन का दौरा करना है, कैसे देखते हैं सर? और उसके बाद स्पॉयलर्स के हवाले से भी मैं जानना चाहूँगी कि इसराइल तो कभी नहीं चाहता कि ये जंग बंदी हो और मामलात बेहतरी की तरफ जाएँ, तो कौन ईरान को गारंटी ये दिलाएगा जो वो चाहते हैं कि ये मुस्तकिल जंगबंदी होनी चाहिए? देखिए, स्पॉइलर तो बिल्कुल सबसे पहले नंबर के ऊपर स्पॉइलर जो हम पहले भी बात कर रहे हैं वो तो है ही नेतन्याहू है। और बल्कि फर्दर मैं कहूँगा जैसे एम्बेसडर साहब ने कहा कि ज़ायनिस्ट जो हैं, ज्यूज़ का इशू नहीं है। ज्यूज़ ने विद इन इजराइल भी ज़ायनिस्ट के अगेंस्ट उन्होंने जुलूस भी निकाले हैं, तंग भी हुए, अमेरिका के अंदर निकाले हैं। और कुछ बड़े बोल्ड किस्म के उनके सोशल मीडिया के ऊपर स्पीकर ने जो ज्यू हैं और वो ज़ायनिस्ट और नेतन्याहू पर जो इजरायली गवर्नमेंट कर रही है इसके खिलाफ बोल रहे हैं। तो वो उसके साथ आपने देखा होगा, हम बार बार बात कर चुके हैं कि अमेरिका के अंदर इजराइल की जो सपोर्ट है वो भी 34% पे आ गई है। ट्रंप की सपोर्ट अपनी तो कम हुई है, अमेरिकन पब्लिक की सपोर्ट 34% पे आ गई है। अब याद रखिए कि 34% के अंदर जो 34% इस वक्त अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिकी, इनके अंदर ज्यूज भी शामिल है, इनके अंदर ज़ायनिस्ट भी शामिल है। सो दैट्स अ बिग हिट। और आई होप कि ये एक बिगिनिंग है, कुछ जैसे साहब ने कहा एक डिवोर्स होने की, शायद आगे जाके कहीं इसका करना पड़ेगा, क्योंकि अब अमेरिका में ये बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है। दे आर काउंटिंग के फलाने वाली जो इसने जंग की है, जो इसने गजा के ऊपर मारे $22 बिलियन अमेरिका के टैक्स पेयर्स के लगे उसके ऊपर। तो ये सारी बातें उसकी तरफ ये शुरू बातों से होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जाके इनका लॉबिंग इफेक्ट जो है कम होता जाता है। इसलिए आप देखोगा कुछ इसको काउंटर करने के लिए एंटीसेमिटिज्म वगैरह की वो कुछ चल रही है कि जी ग्राफिटी हुई है, लिखा गया है, सिनागॉग्स के बाहर उनके खिलाफ रिमार्क्स लिखे गए हैं, हॉलोकॉस्ट के अगेंस्ट लिखे गए। ये सारी चीजें, ये वही चीजें जो ट्रंप कर रहा है, जिसको हम कहते हैं कि हाइब्रिड वॉर में आप बयानियां बनाते हैं, तो ये आई थिंक वो भी अपना एक बयानिया बना रहे हैं।
तो जहाँ तक मेरी नाक़िस राय में, मैं तो पिछले साल का पाकिस्तान इंडिया का वो जो है कॉन्फ्लिक्ट हो, या पिछले साल जून का ईरान का, ये वाला, भले अमेरिका और नेतन्याहू के जो पॉइंट उनका एक ही था, रिजीम चेंज, बट इन माय ओपिनियन स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर एक ही था, काउंटरिंग चाइना, काउंटरिंग द डेवलपमेंट ऑफ चाइना। मेरे नजदीक यही था। वो भले पाकिस्तान को डिस्टर्ब रखे, तो आई थिंक अब अगर ट्रंप ने जाना है तो वो ही वांट्स टू गो विद सम पॉजिटिव नोट। इसने महीना पहले कहा था, व्हेन आई गो देयर यू विल सी कि जी इज गोइंग टू हग मी, वो इस तरह की बातें करता है जी। तो आई थिंक चाइना का रोल पूरे कॉन्फ्लिक्ट में रहा है, जैसे पाकिस्तान इंडिया वाले में रहा है, इसी तरह इसमें भी रहा है। सैटेलाइट इमेजरी से लेके उनको वीडियो सिस्टम जो उन्होंने दिया है, विच इज फार बेटर देन जीपीएस। तो चाइना इज वेरी साइलेंट ऑब्जर्वर बट नंबर वन, जिसको कह सकते हैं कैरेक्टर इन द एंटायर गेम। बिल्कुल सही है। चाइना का जो कैरेक्टर है इस गेम में वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बलोच साहब, आपकी राय भी जानना चाहूँगी। अब्बास बख्शी साहब चाइना के दौरे पे हैं और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ मिलकर जो पाकिस्तान भरपूर सालसी का किरदार अदा करा है, तो उसमें चीन का भी अहम किरदार है। क्या इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कराने में चाइना एक बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है और मज़ीद भी करेगा? थैंक यू। आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू। मैं इसको थोड़ा सा और एक पैराए में देखना चाह रहा हूँ, पोस्ट वॉर स्टेज को। देखिए, there are 3 stages: प्री वॉर, प्री क्राइसिस, ड्यूरिंग द क्राइसिस एंड पोस्ट। तो मेरी नजर में हम पोस्ट क्राइसिस स्टेज में हैं। तो जाहिर है चाइना का रोल तो किसी तरह से भी क्राइसिस में नहीं था एट ऑल, और ड्यूरिंग द क्राइसिस ऑल्सो ईरान की कैपेबिलिटीज अपनी इस्तेमाल हुई और चाइना ने बड़ा एहतियात के साथ जो भी सपोर्ट पहले दिया पीस में, लेकिन कभी भी इट नेवर गेव एन इंडिकेशन कि इट्स पार्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, एंड दैट इज देयर स्ट्रैटेजी कि किसी में कॉन्फ्लिक्ट में हिस्सा नहीं। लेकिन अब जो है पोस्ट वॉर या पोस्ट क्राइसिस जो अभी स्टेज है, पीस का, नेगोशिएशंस का, सेटलमेंट का, परमानेंट सोल्यूशन का, उसमें उसका कलीदी किरदार उभर गया है। और मैं समझता हूँ वही एक गारंटी है जो जिसके ऊपर ईरान वुड प्रॉब्ली ट्रस्ट, और प्लस रशिया के ऊपर कि वो न्यूक्लियर के हवाले से क्या देगा। लेकिन इसमें एक चीज और मैं वाज़ेह करना चाह रहा हूँ कि जहाँ पे स्पॉयलर्स थे उसके बराबर इट्स लाइक फोर्स एंड एंटी फोर्स। जिसने क्राइसिस किया इस्तेमाल, वो देवर ऑल स्पॉयलर्स। उसमें इजराइल भी है और इंडिया भी है, डोंट फॉरगेट इट। उस पे वक्त हुआ तो मैं आपसे अभी या फिर अगले मैं बताऊंगा कि क्यों है, कैसे। आई हैव अ प्रूफ फॉर इट, इट्स जस्ट नॉट द एनिमिटी विद इंडिया। चलें, सही है बलोच साहब, अभी हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो इंडिया के हवाले से भी बात करते हैं कि किस तरह से इंडिया भी इसमें इन्वॉल्व है। नाज़रीन, हमारे साथ रहेगा, पैनल हमारे साथ ही होगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, पैनल मेरे साथ ही मौजूद है। बलोच साहब, ब्रेक पे जाने से पहले इंडिया एज अ स्पॉयलर आप बात कर रहे थे, प्लीज़ इसे कंटिन्यू कीजिएगा। जी बिल्कुल। आई थिंक इसलिए मैं दोबारा जाना चाह रहा हूँ उसकी तरफ कि 2 दिन पहले जब मोदी वहाँ गया है जी, और उसके फौरन बाद ही जंग शुरू हुई है इजराइल की तरफ से, एडेड बाय अमेरिका। और एक चीज़ जो हमारी सबकी नज़रों से गुजर गई, नज़र नहीं आई हमें, रिसेंटली मैं उसको कहीं पे मुझे डिस्कवर हुआ कि एग्जैक्टली एट द कंक्लूजन ऑफ द विजिट नेतन्याहू ने मोदी की प्रेजेंस में कहा कि हम एक नया नक्शा मिडिल ईस्ट का बनाने जा रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि उस स्पॉइलर का भी इसमें कितना बड़ा रोल है। अब चूंकि वो खामोश इसलिए हो गया कि वो तमाम की तमाम बसात अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो उल्टी हो गई। वहां शुजाअत थी ईरानियों की, यहाँ पाकिस्तान में जो है वो ज़हानत थी, हिकमत थी, जिसमें हमने सालिसी का किरदार अदा किया, जिसमें हमने मामलत का किरदार अदा किया। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हालात देख रहे हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ है जो मोदी और नेतन्याहू ने सोचा था। बिल्कुल सही, आपका पॉइंट आ गया। पीजे मीर साहब, अगर ईरान यूरेनियम अफजूदगी 20 साल के लिए रोक दे और अगर अमेरिका ब्लॉकेट खोल दे, तो क्या हम देखेंगे कि MOU पे दस्तखत होंगे? देखिए, ईरान जिस अपने लाइन पे खड़ा है उसी तरीके से आप देख लें कि पाकिस्तान भी वहीं खड़ा है, क्योंकि वो कहता है कि एनरिचमेंट उसने करनी, अमेरिका कहता है नहीं करनी जी। हम कहते हैं हमारा जो इस वक्त मसला है पानी का, हम कहते हैं ये तुम डैम बनाओगे हम तुम्हें उड़ा देंगे। सो द क्वेश्चन इज कि हम दोनों उसी चौराहे पे खड़े हैं दोनों, ईरान एंड पाकिस्तान, ऑन सम इश्यूज के जो के इश्यूज जब तक एमिकेबली रिजॉल्व नहीं होंगे, आपका एक का जो कॉन्फ्लिक्ट है, दिस कॉन्फ्लिक्ट विल कंटिन्यू। क्या है
6 महीने बंद हो जाएगी, बट दिस कॉन्फ्लिक्ट विल कंटिन्यू 47 ईयर्स के बाद, हुआ है कि नहीं आप देख लोगे। जब तक ये परमानेंट इसका एक सोल्यूशन नहीं आएगा, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, आई डोंट थिंक वी विल गो एनीवेयर। साजिद साहब, परमानेंट सोल्यूशन क्या है आपके ख्याल में? परमानेंट सोल्यूशन मेरे नज़दीक है कि ये भी एग्रीमेंट साइन कर लिया। इट मे साउंड फनी बट जिस दिन ईरान इज गुड इनफ टू हैव डिलीवरी मींस एंड न्यूक्लियर वेपन्स, आई थिंक द पीस विल बी परमानेंट। थैंक यू। बिल्कुल सही है। पैनल मेरे साथ मौजूद था गुलाम रसूल बलोच साहब, पीजे मीर साहब और साजिद हबीब साहब। नाज़रीन, पैनल की राय आपने जान ली। प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह ने के पान।